विक्रम बेताल की कहानी। कई प्रयास के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वो उसे जब योगी के पास ले जाने लगे तो बेताल ने नई कहानी शुरू कर दी। बेताल ने नई कहानी सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के नगर में गंधर्वसेन नाम का युवक रहता था। गंधर्वसेन की कठकाठी बहुत आकर्षक थी। यही कारण था कि कई महिलाएं उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन गंधर्वसेन को उनमें से एक भी महिला पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र गंधर्वसेन जब अपने अश्व पर सवार होकर नगर में निकलता था तो सारी महिलाएं उसे देखती रह जाती थी। गंधर्वसेन किसी की तरफ नहीं देखता और तेज गति से नगर को पार करके रोजाना एक मंदिर की ओर निकल जाता था। यह मंदिर काली देवी का मंदिर था। गंधर्वसेन माँ काली का बहुत विराट भक्त था। वो हर दिन माँ काली की पूजा किया करता था। अरे एक धोबी की पुत्री को वस्त्र धोते हुए देखा। वह कन्या गंधर्वसेन को बहुत सुंदर लगी। गंधर्वसेन को उस कन्या से प्यार हो गया और वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। एक दिन उसने काली माँ के मंदिर में पूजा करते हुए ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वो कन्या उसकी हो गई तो वो काली माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। गंधर्वसेन खाना पीना भूल चुका था। वो दिन रात उसी कन्या के बारे में सोचता रहता था। इसका परिणाम ये हुआ कि गंधर्वसेन बीमार हो गया। गंधर्वसेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवदत्त उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर देख देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा। गंधर्वसेन ने देवदत्त को अपना हाल सुनाया और बोला कि उस कन्या से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उस कन्या को ढूंढने की ठानी। देवदत्त उस कन्या को खोजने में सफल हुआ। देवदत्त ने उस कन्या के पिता से कहा कि अपनी पुत्री की शादी गंधर्वसेन से करा दे। कन्या के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी पुत्री का विवाह गंधर्वसेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गंधर्वसेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने काली मंदिर में ली थी। एक दिन सपने में गंधर्वसेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वो प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है कि अगर तुम ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो तुम स्वार्थी कहे जाओगे। अगले दिन गंधर्वसेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काली मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवदत्त को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं, तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं पूजा करूंगा और तुम बाहर अपनी भाभी का ध्यान रखना। देवदत्त मंदिर चलने को तैयार हो जाता है। सभी लोग मंदिर पहुंचते हैं। गंधर्वसेन मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने चला जाता है। देवदत्त और गंधर्वसेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत समय तक जब गंधर्वसेन बाहर नहीं आता तो देवदत्त मंदिर के अंदर चला जाता है। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गंधर्वसेन ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर काली माँ को बलि चढ़ा दिया। ये देखकर देवदत्त घबरा जाता है। देवदत्त सोचता है कि कोई भी व्यक्ति यह यकीन नहीं करेगा कि गंधर्वसेन ने अपनी हत्या खुद की है। सब ये सोचेंगे कि देवदत्त ने अपने मित्र को मारा है ताकि वो उसकी पत्नी से विवाह कर सके। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गंधर्वसेन की तलवार से अपना सिर भी काट लिया। थोड़े समय बाद गंधर्वसेन की पत्नी अपने पति और उसकी मित्र देवदत्त को खोजने मंदिर के अंदर आई। वहां दोनों मित्रों की लाश देखकर वह डर गई। उसने सोचा कि लोग उन दोनों की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे। इस लांछन से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। जैसे ही उस कन्या ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाया, वैसे ही वहां माँ काली प्रकट हो गई। माँ काली ने कहा, पुत्री मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगती हो। इस पर कन्या ने कहा, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। काली माँ बोली, तुम इन दोनों के सिर इनके शरीर पर रखोगी तो ये जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा ही किया, लेकिन उसे सिर रखने में गलती हो गई। उसने गंधर्वसेन का सिर देवदत्त और देवदत्त का सिर गंधर्वसेन के शरीर के ऊपर रख दिया। दोनों मित्र जीवित होकर उस कन्या के लिए मारपीट करने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बैताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन अब तुम ही बताओ कि उस कन्या का पति कौन है। विक्रमादित्य को जवाब मालूम था। अगर वो चुप रहते तो बैताल उनका सिर शरीर से अलग कर देता। इसलिए विक्रमादित्य बोले,
व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है। इसलिए देवदत्त उस कन्या का पति होगा, क्योंकि उसके शरीर पर गंधर्व सेन का मस्तिष्क वाला हिस्सा लगा है। बैताल ने कहा, इस बार भी तुमने सही जवाब दिया है, इसलिए मुझे फिर जाना होगा। इतना बोलकर बैताल फिर से घने जंगल की ओर चला गया। राजा विक्रमादित्य फिर से बैताल को ढूंढने के लिए उसके पीछे चल दिए। कहानी से सीख, इंसान जो भी करता है अपने मस्तिष्क से ही करता है, इसलिए उसकी पहचान मस्तिष्क से ही होती है।